और अब अगला मुद्दा हमारे दो दूसरे मेहमानों के साथ हम चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम अब खास किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस रहने वाला है रक्षाबंधन के मौके पर कैसे आप अपनी बहन को आर्थिक साक्षरता का तोहफा दे सकते हैं, कैसे आपको अपनी बहन को न सिर्फ पैसे जो कि प्रथा होती है या किसी भी तरह का तोहफा जो कि अमूमन लोग देते हैं, अपनी बहन को अगर आपको वाकई एक कामयाब निवेशक बनाना है तो उसका रास्ता क्या होगा, अपनी बहन की सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे। दर्शकों के सवाल भी हम शो में लेंगे, जहां पर खासतौर से आर्मी भाइयों के रिटायरमेंट को लेकर जितनी भी दुविधाएं हैं उनको आज हम शो पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एनपीएस में अगर आपको निवेश करना है तो किस तरह की रणनीति आपको अपनानी चाहिए। रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। रक्षाबंधन का दिन है और ऐसे में अब देखिए, पैसे और अलग अलग तरह के तोहफे तो हर कोई देता ही है अपनी बहन को, ठीक है, लेकिन आज हम समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि कैसे अपनी बहनों को कामयाब निवेशक बनाए, कैसे वित्तीय साक्षरता जिसकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसकी कमी भी महसूस होती है, इस पर अगर आप ध्यान दें अपनी बहन के लिए, तो कैसे उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनका आने वाला समय वो अपने आप अपने बलबूते पर जी सकती हैं। आर्थिक साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज कैसे दी जाए अपनी बहन को? कविता, हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। हम रक्षा जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है एक अदरवाइज सिक्योरिटी। सो हम बात क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बहन को कैसे एक जो सक्षम बना सकें कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल कर लें और इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कॉर्पस बना सकें। तो बहुत सिंपल सी चीजें करनी है आपको। फर्स्ट क्या है कि आप एक आप कोई भी जैसे अपने अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे आप अगर वो प्रोसेस बनाते हैं तो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में पहले आप मनी फ्रेंडलीनेस करते हैं कि कोई भी उम्र हो, पहले यू शुड बी फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी बी एबल टू हैंडल मनी इजीली। उसमें आपके खर्चे भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। फिर आप एक एक डिसिप्लिन डालते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि जो भी हमारी सेव इनकम होती है उसमें से हमें थोड़ा अमाउंट सेव करना है। सो आपकी बहनों के भी हाथ में जो भी पैसे आते हैं उसमें थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में डालें, उसको एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं। तो छोटी छोटी चीजें करनी है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े टर्म्स यूज करने हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, सिर्फ एक अच्छी मनी हैबिट्स डालनी है। सो आप जैसे वो शुरू करते हैं उसमें आप इक्विटी भी आएगा, डेट भी आएगा, गोल्ड भी आएगा। तो अब अलग अलग एसेट क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रकम छोटी हो या बड़ी हो, आपको सिर्फ इतना करना है, एक सही डिसिप्लिन, गुड मनी हैबिट्स इनकलकेट करनी है। जब आप गुड मनी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं तो जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे, वैसे वैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं तो आप उसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको एज अ ब्रदर कंट्रीब्यूट करना पड़े, तो यस आप कर सकते हैं। आप जैसे आपने कहा कि हम रक्षाबंधन पे गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट कुड बी इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो ना, आप सीधा इन्वेस्टमेंट के रूप में कर सकते हैं। सो अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स लें और डिसीजंस लेने दें, उन्हें करने दें उन चीजों को, तो आगे जाते हुए फायदेमंद होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक इंश्योरेंस एज एन एलिमेंट आप अपने बहनों के लिए जरूर लें। उसमें इंश्योरेंस किस तरह का, हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली, हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस आ गया, उसमें आपके मेडिक्लेम पॉलिसीज आ गई। सो ये एक ऐसी चीज है जो आप इंश्योर करेंगे उनको हमेशा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगा। कभी भी भगवान ना करे कोई ट्रीटमेंट का मौका पड़े। मैंने कहा कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज होती है, कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी आती हैं जो विमेन सेंट्रिक, अगर हम बात करें कि विमेन आर मोस्ट ससेप्टेबल टू कैंसर, उनके अलग अलग टाइप के कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वाइल हम ये बीमारी को रोक नहीं सकते होने से, लेकिन अगर भगवान ना करे कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आए, तो सफिशिएंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर रहती है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, तो एक होता है कि भाई आप उस पूरे दौर से निकल सकते हैं विद अ गुड ट्रीटमेंट एंड कंफर्टेबली इन द फाइनेंशियल स्टेटस। सो अगर मैं क्रिटिकल इलनेस में कैंसर केयर की बात करूं तो एक 50 लाख का कवर आपको करीबन 8,000 रुपए में मिलता है। सो उसमें होता क्या है कि अगर किसी को कैंसर होता है तो एक लमसम पेमेंट मिल जाता है जो उनकी इलाज के लिए या उनकी अदरवाइज फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम आ सकता है। दूसरा आपको जो देखना होगा वो है मेडिकल इंश्योरेंस, कि आपकी बहन का एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर कोई कारण से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। इसमें भी आप 50 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें एक 30 साल की अगर कोई लेडी है तो उनका करीबन 13-14 हजार रुपए सालाना प्रीमियम आता है। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखें तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि कभी भी फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रेस उन पे नहीं आए। मनी हैबिट्स
एंड एडिक्वेट इंश्योरेंस। आई थिंक ये दो चीजें अगर आप ढंग से करें तो इट इज द राइट गिफ्ट ऑन रक्षाबंधन दैट यू कैन गिफ्ट योर सिस्टर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मानसिकता की भी ज़रूरत है जो बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में अभी भी अपनी फाइनेंशियल्स और अपनी फाइनेंसेस की बागडोर संभालने को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाइयों का और घर के जो मेल्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। हर्ष। यस कविता, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो अगर हम एक मेट्रो सिटीज की बात करें, हम एक छोटे परसेंटेज के लोगों की बात करें तो विमेन आर वेरी वेरी अहेड। सो कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करती है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मनी, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम जेनरिकली बात करें कि लार्जर पॉपुलेशन की बात करें तो यस, जो आपने कहा वो सही है कि हम कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं करते उनमें। हम उनको ये नहीं एक इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने कहा कि आपको उन्हें छोटी रकम हो बड़ी रकम हो उनको उनके हाथ में दीजिए और उनको उसका डिसीजन लेने दीजिए। उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ गया, उसमें एसेट एलोकेशन जो मैंने बताया, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं और उनको उनके हाथ में छोड़िए। यकीन मानिए लेडीज ज्यादा बेटर हैंडल करती है फाइनेंसेस को और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना मैनेज करती हैं। हम एक कल्चर है, रहा है बहुत टाइम से कि हम लेडीज को इंडिपेंडेंटली करने नहीं देते, बट ट्रस्ट मी, जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप लेडीज के हाथ में भागदौड़ छोड़ते हैं वो ज्यादा बेटर काम करती मेल से। तो एज अ ब्रदर अगर आप ये चीज उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के रूप में देना चाहते हैं, सो आई थिंक रक्षाबंधन एक हमेशा एक भाई बहन का रिलेशनशिप है। तो अगर एक भाई घर का अगर इनिशिएटिव ले तो बहुत हद तक वो माँ बाप की माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। सो यस, ये एक हो गया फाइनेंशियल या एक टैंजिबल गिफ्ट देते हैं, और एक ये इनटैंजिबल गिफ्ट है कि जब आप उनमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि आप खुद से कर सकते हैं। सो उनके हाथ में भागदौड़ दीजिए। सो थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राखी के मौके पर हमारी ये थोड़ी सी पेशकश जहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे महिलाओं को आप एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे शो को बढ़ाने का वक्त हो गया है और दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेजने हैं। आप चाहें तो सवालों का वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे साथ आदित्य शाह और हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़ गए हैं। हमारे दर्शक मयंक दवे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मयंक, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग कविता जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 मेजर गोल है, 10 ईयर, 15 ईयर्स और 25 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए 1 करोड़, 15 ईयर्स 2 करोड़ फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड 25 ईयर्स 5 करोड़ फॉर रिटायरमेंट। और करेंटली मैं अभी 9 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट इज 37,000 पर मंथ। और मेरे फंड एलोकेशन है लाइक मिरारे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, उसमें मेरा 2500 रुपये मंथली जा रहा है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में 2500 रुपये, एबीएसएल मल्टी कैप फंड में 4000, एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 4000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4000, निपॉन ग्रोथ में 8000, एडलवाइस स्मॉल कैप में 5000, एसबीआई स्मॉल कैप में 5000 और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2000 पर मंथ। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे जो ये गोल्स है तो ये करंट अलोकेशन में वो अचीव हो पाएंगे वो टाइम पीरियड में, या मुझे कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा, या कुछ स्ट्रेटजीज मुझे चेंज लानी पड़ेगी इसमें? हर्ष, क्या सलाह होगी इनके लिए? कि पोर्टफोलियो में काफी डुप्लीकेशन है, तो जो अवॉइड कर सकते थे अगर हमें आपके इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली मैनेज करने। सो आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने का मैं आपको सजेशन दे देता हूँ। जो 37,000 आप 9 फंड में कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस करके 5 फंड में कर देते हैं। सो कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 5,000 इन्वेस्ट करें, जो आप आज की तारीख में 2,500 कर रहे हैं। एबीएसएल मल्टी कैप फंड में 10,000 करें, जो आज की तारीख में 4,000 है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 7,000।
इसमें मयंक हमने क्या किया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही हमने एक कैटेगरी की एक ही स्कीम रखी है, जिस जो आपके 3-4 स्कीम्स के स्मॉल कैप में जैसे 3 स्कीम्स हैं आपके पास, तो इतनी जरूरत नहीं है हम उसे थोड़ा कंसोलिडेट करके एक स्कीम में रखें। लेकिन हमने आपके जो पोर्टफोलियो में अग्रेसिवनेस था, जो आपका मिड एंड स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की ताकि आपके जो रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो मिल सकता है। आपने एक और सवाल आपने डाला था कि 10 लाख आपके पास लमसम है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके गोल्स को अगर मैं देखूं तो बहुत अग्रेसिव गोल्स हैं आपके, तो उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो भी अग्रेसिव बनाना होगा। अगर ये 10 लाख लमसम आपके पास है और आप उतना अग्रेशन अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, आप उतना रिस्क ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपका गोल्स भी बहुत अग्रेसिव है, तो आप लमसम ही इन्वेस्ट करें इसमें। और ये 10 लाख रुपए जो 5 स्कीम मैंने शॉर्टलिस्ट किए उसी में आप ना स्प्लिट करके वही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दें, तो आपका लमसम अभी लग जाएगा और आगे के इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें थोड़ा अग्रेसिवनेस पोर्टफोलियो में है। मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि जो आपका टारगेट है 10, 15 और 25 साल में, वो इस इन्वेस्टमेंट से पूरा होगा नहीं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जितनी आप कर सकते हैं अभी आप कर ही रहे हैं। सो आगे जाते हुए जैसे जैसे इनकम बढ़े आप अमाउंट बढ़ाइएगा, स्कीम्स नहीं अमाउंट बढ़ाइएगा उन्हीं 5 स्कीम्स में। सो आई थिंक ये करते आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं। मैंने स्कीम्स सेम रखी है, सिर्फ अमाउंट रियलाइन कर दिया है ताकि पोर्टफोलियो छोटा हो जाए। आप मयंक कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हर्ष को? नहीं, बस यही जानना था मुझे कि मुझे ये स्कीम्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ये मेरा प्लानिंग है कि एवरी ईयर है ना 10% इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट में मैं डालता रहूंगा, तो इस हिसाब से मेरा प्लान है। लेकिन या दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विजय नंदी क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? हाँ जी सर पूछिए, क्या सवाल है आपका? तो मेरा उम्र 47 साल है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ, और जो एनपीएस का दायरा में आता है, तो गवर्नमेंट के मतलब मेरा एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है तो 11,000 रुपया पर मंथ कंट्रीब्यूशन होता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। मेरा जो इसका तो अभी तो टोटल वैल्यूएशन उसका हो गया 15 लाख रुपया। मेरा अभी पीपीएफ में 4,500 पर मंथ चल रहा है, और जिसका वैल्यूएशन हो गया 7 लाख रुपया, और उस पर एक साल मैच्योरिटी का बाकी है, लेकिन हम उसको अप टू मैच्योरिटी तक उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। LIC में मेरा 30,000 रुपया पर ईयर पॉलिसी है, और बाकी हमारा जो SIP चल रहा है जो नॉट शायद 800 फंड में है SIP, जो उधर दिया था हमने SBI ब्लू चिप में 2,000, SBI स्मॉल कैप में 1,000, HDFC हाइब्रिड इक्विटी में 1,500, DSC मिड कैप 1,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स में 1,500, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में 3,000, 3,500, मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 2,000, मीडिया एसेट टैक्स 3,000। और इससे पहले हमने आदित्य वाला टैक्स रिलीफ किया था, वो हम 60,000 करने के बाद हम बंद कर दिया था, और HDFC टॉप 100 12,000 रुपया अभी इन्वेस्टेड है। अभी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है 7,80,000 रुपया। तो इस पोर्टफोलियो में हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए, क्या संभव होगा क्या? आदित्य क्या सलाह होगी? मैम, जिस तरीके की SIP अभी इन्वेस्टर कर रहे हैं, 15 साल में अगर मैं 10% का रिटर्न मानूं तो इन्वेस्टर के पास 66 लाख होंगे, जो कि बहुत शॉर्ट है उनके गोल से। तो सबसे पहली सलाह तो ये रहेगी कि या तो अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाइए, जितने भी अमाउंट से आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और दूसरी बात, अपने टाइम होराइजन को भी आगे आप लेके जा सकते हैं अगर आपके गोल्स आप रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पहली बात है। दूसरी बात, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर बड़े सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 4 फंड्स मैंने शॉर्टेस्ट किए हैं जो उनके पास पहले से है, उनमें ही SIP कंटिन्यू करें। मिराई टैक्स सेवर फंड है, पराग फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। इसमें अपनी SIP को इक्वली ब्रेक करके SIP करेंगे तो बेटर रहेगा। बहुत सारे फंड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बड़े सारे फंड में आपकी ओवरलैप भी है, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन 4 फंड्स में आप अपनी SIP को स्प्लिट करके करते रहिए, और जितना लंबा टाइम होराइजन लेंगे उतना आप अपने गोल्स को रीच करेंगे।
कोई सवाल आपको पूछना है विजय जी आदित्य को? तो हमने जो SBI म्यूचुअल फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, वो सब फंड हम बंद कर देंगे तो? बिल्कुल, उन सब फंड्स को बंद कीजिए और जो फंड मैंने सजेस्ट किए हैं उनमें आप SIP को कन्वर्ट कीजिए। क्या दीपू साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। पूछिए। हाँ जी मैम, मैं दीपक भट्ट बोल रहा हूँ। इसलिए मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ और मैं लमसम मेरे पास 10 लाख का है जो मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या एक मुश्त लगाना चाहिए या इसको कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हर्ष? हाँ यार, सर दीपू जी, जो रिटायरमेंट का कॉर्पस जब किसी के पास आता है ना, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसे बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स है। और आप कोई भी स्कीम या कोई भी किसी से भी कोई स्कीम का नाम या इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना, ऐसा सोच के आप पैसे नहीं लगाते। आपको पोस्ट रिटायरमेंट, आप हो सकता है कि अपने 30s में भी आपने रिटायरमेंट ले, जैसे फौज में होता है कि आप 35 की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसके बाद आप बेशक कहीं और जॉब भी करेंगे, लेकिन जो आपकी कैश फ्लो होती है, जो आपको फौज से जो आपको सैलरी मिल रही थी, हो सकता है उस जब आप अभी एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो शायद उतनी नहीं मिले या उससे ज्यादा कम जो भी मिला, आपका कैश फ्लो काफी हद तक चेंज होगा। सो ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपको ये भी सोचना होगा कि क्या इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रेगुलर रिटर्न चाहिए आपकी डेली रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने एक और चीज कही थी कि आप आपको आइडिया नहीं है इस इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हैं। सो ये ध्यान रखिए, कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप लेके उनकी सलाह लेके एक डिटेल्ड प्लानिंग करके इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ज्यादा बेटर तरीका होगा आपके लिए। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ करने से खत्म नहीं हो जाती, आपको उसके बाद उसे रेगुलरली मॉनिटर भी करना पड़ेगा, और कोई चेंजेस अगर करने तो वो करना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से आपका काम खत्म नहीं होगा। सो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि आप कोई एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढें और उनसे सलाह लेके आप इन पैसों को इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइलिंग, आपसे बातचीत करने के बाद वो ऐसा लगे कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी से मिल के, एक प्रोफेशनल से एक सलाह लेके आप इसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। फिलहाल मैं आपको कोई भी स्कीम का नाम नहीं दे रहा हूँ, आपको लमसम STP क्या करना चाहिए, एक बार फिलहाल मैं वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज मैं चाहता हूँ कि आप किसी से मिल के समझ के इन्वेस्ट करें। क्योंकि मुझे मालूम है कि फौज में कितनी मेहनत लगती है, आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स है, और इन पैसों से आप थोड़ा अगर समझ के करेंगे, किसी से सलाह लेके और रेगुलर मॉनिटर करने की कोई ऐसी अरेंजमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। हर्ष, यहाँ पर डिफेंस प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं जगह जगह डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ, तो ये बताएं हमें उनके लिए कोई अलग तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई ज़रिया होता है? बिकॉज काफ़ी कुछ तो इनका अगर रिटायरमेंट के लिहाज से हम देखें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखें, हेल्थ सिक्योरिटीज़ देखें, तो इनको काफ़ी कुछ चीज़ें सरकार देती है। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या अलग होता होगा? कविता, इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दो लेवल के दो लेवल्स हैं फौज में। एक है जब आप कोई ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, तो ऑफिसर्स रिटायर हो सकते हैं 54 की उम्र में, अगर वो कर्नल लेवल तक हैं। अगर ऊपर जाते हैं, ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर जाते हैं, तो उनकी रिटायरमेंट 60 तक भी जाती है, विच इज जनरल लेवल पे जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, मेजर जनरल जाते हैं तो वो 60 तक रिटायर हो सकते हैं। और दूसरा एक रिटायरमेंट होता है जो ये जो JCOs ORs हैं, वो 35 की उम्र तक भी रिटायर होते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक चीज, फौज अगर आपने 20 साल सर्विस में दिए हैं, तो फौज ये इंश्योर करता है कि कोई भी फौजी का घर जो है वो वो खाली पेट नहीं सोएगा। सो पेंशन जो आती है वो सफिशिएंट होती है कि आप अपने डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस, आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, उसका कैलकुलेशन अच्छी तरह बनाया गया है। लेकिन हमारी जो जरूरतें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, जो आप अच्छी पढ़ाई किस तरह की देना चाहते हैं, घर कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी शायद पेंशन से सफिशिएंट ना हो, तो ये सारी चीजों की बंदोबस्त आपको खुद से करना है। सो मेडिकल, ये ऑफकोर्स उनका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल्स जो है उनमें उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग फ्री रहता है। सो मेडिकल जरूरत नहीं पड़ सकती, डे टू डे लिविंग के जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो मिल जाते हैं। अब जो लमसम आता है, ये लमसम आपको आपका AGIF का आता है, आपको AP फंड या DSOP का आता है, लीव एनकैशमेंट होता है। तो ये सारे जो कॉर्पस आपको एक इकट्ठा मिलते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जरूरी होता है कि आप उसे अच्छी तरह डिप्लॉय करें,
ताकि आपके जो नॉन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। तो नॉन बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई कि आपको अगर कोई बच्चों की शादी या हायर एजुकेशन के लिए खर्च करने हैं, जो हो सकता है कि अगले कितने 2-3 साल में भी आ जाए, हो सकता है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पेंशन एक सिक्योर्ड आ रही है। आपने अगर इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं तो आप इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट कर पाएंगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अगर हम साइड में कर दें तो इनके पास बहुत सारी लिवरेज होती है पैसों को यूज करने के लिए। अगर जेसीओ ओवर्स रिटायर हो रहे हैं तो उनको ये समझना होगा कि इक्विटी को कितना समझते हैं और किस हिसाब से उन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए। ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज, उनके एक्यूमेंट बहुत शार्प होते हैं, लेकिन मार्केट से अगर फेमिलियर नहीं है तो उधर भी उनको सपोर्ट या हेल्प या गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सो ओवरऑल स्पीकिंग, जो आपका सवाल था कि क्या फर्क है, फर्क इतना है कि सिक्योर्ड पेंशन है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिए लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है, तो इनके ऊपर जो भी करना है इनका फंड का, वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं और उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। और चेतन शर्मा शायद हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है आदित्य, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। और इन्होंने कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़, पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेबेको का ब्लू चिप इनके पास है, एसबीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, और साथ ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। पीपीएफ में ये डाल रहे हैं 60,000 रुपये ईयरली, एनपीएस में ईयरली 50,000, और इनका जो लक्ष्य है वो रिटायरमेंट का है 15 साल के बाद। हालांकि निवेश जो है वो केवल 3 महीने से ही इन्होंने शुरू किया है, तो ये अपने रिटायरमेंट में कितना पैसा और इकट्ठा करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। बट मौजूदा पोर्टफोलियो में अगर मैं 15 साल के बाद का कोई कॉर्पस समझना चाहूँ इस पोर्टफोलियो से, तो कितना ये जुटा पाएंगे आदित्य? 35,000 रुपए की एसआईपी जो इन्वेस्टर अभी कर रहे हैं वो 15 साल तक करेंगे, और मैं 10% नॉमिनल रिटर्न मानूं तो इन्वेस्टर के पास 1.46 करोड़ होंगे। अब इन्वेस्टर ने बताया नहीं है तो उनके गोल्स क्या है, तो मैंने ये अमाउंट बता दिया है। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और डिजिटल फंड में इन्वेस्ट किया है। ये सेक्टोरल फंड होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी भी सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्टर को सलाह रहेगी कि इन फंड में तो बिल्कुल एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए। उनके पास बड़े सारे फंड्स हैं, तो मेरे हिसाब से 4 फंड्स के अंदर आप अपने एसआईपी को इक्वली वेट कर सकते हैं। वो फंड्स रहेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, बीएसपी स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड। इन 4 फंड में आप एसआईपी कीजिए इक्वली वेटेड, और सेक्टोरल फंड में से आप निकल जाइए, तो आगे जाके आप अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, फ़ोन लाइन पे होते तो थोड़ी और क्लैरिटी हमको मिल जाती। अमूमन जिस तरह से लोग अपने फंड्स का चुनाव करते हैं, बस इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड्स चुने उससे पहले आपको हमें कॉल करके पूछ लेना चाहिए। अब 3 महीने तो इन्होंने निवेश करके ये शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जो आपने इनको फ़ंड्स रेकमेंड किए हैं, मौजूदा फंड्स में से निकला कैसे जाए, और जो रेकमेंड किए हैं उनमें कैसे पैसे डाले जाएं? जो सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि अपने एग्जिस्टिंग एसआईपीज को बंद करके इन फंड्स में एसआईपी शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि ये एसआईपी अगले महीने स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए तो एक एक करके फंड्स को रिडीम कीजिए और उन्हें भी इन्हीं फंड में इक्वली वेट एसआईपी डालिए। मार्केट में कभी भी लमसम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो हमेशा एसआईपी के रूप से जाइए, चाहे आपके पास 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, हमेशा एसआईपी के रूप से जाइए, ताकि आपके पास एवरेज कॉस्ट अगले 5, 6 या 12 महीने के दौरान आ जाए। तो पहले एसआईपी को बदलिए, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग फंड्स को रिडीम कीजिए, और फिर उनको भी एसआईपी के रूप के थ्रू नए फंड के अंदर लेके चलिए। नरेंद्र पंड्या साहब क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ ऑनलाइन है मैडम। कैसे हैं सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे दो सवाल है मैडम कि एक वैल्यू एसआईपी क्या होता है, इसके बारे में जरा जानकारी जुटानी है। ठीक है। और दूसरा ये कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का फंड जो होता है, आदित्य बिरला और कई निप्पॉन के कई फंड में है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इसमें से विड्रॉ करने का, रिडीम करने का क्या ये सही वक्त है कि और भी अच्छा वक्त आगे आएगा, हम इंतजार करें?
ओके, आपकी उम्र क्या होगी सर? मेरी 58 है। चलिए हर्ष बताएं। सो पंड्या जी, अगर हम वैल्यू एसआईपी क्या है, एनीथिंग अदर देन जो रेगुलर एसआईपी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। सो एक जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एसआईपी इन्वेस्टिंग है वो ये है कि आप अपने एक फंड हाउस को बताते हैं कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपने बैंक में से डेबिट करते हैं और वो आपकी स्कीम जो आपने चूज करके उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम इक्विटी स्कीम माने तो इक्विटी में उतना पैसा हर महीने के इन्वेस्ट हो जाता है। अब इसका एक वेरिएशन है कि आप उसे वैल्यू एसआईपी कहें, फ्लेक्स एसआईपी कहें, बूस्टर एसआईपी कहें, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जो पहला आपका जो प्रैक्टिस था वो ये है कि मैं हर महीने की मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 10,000 रुपए इररिस्पेक्टिव मार्केट का क्या कंडीशन है, वो हर महीने वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि क्या ये सही वक्त है मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में मैं थोड़ा वैल्यूएशन चेंज करूं, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे करना है क्या। तो उस लिहाज से अलग अलग टाइप की एक एसआईपी कहेंगे फॉर द मोमेंट, फिर मैं समझाऊंगा कि क्यों ये एसआईपी नहीं है। तो उसमें एक वैल्यू, फ्लेक्स, बूस्टर ऐसे अलग अलग टाइप की ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें आपकी हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन इक्विटी स्कीम में जाता है वो डिपेंड करता है कोई दूसरे मैट्रिक्स पे, जो एक मार्केट वैल्यूएशन मैट्रिक्स समझ लीजिए। तो उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक बूस्टर एसआईपी एक ऑप्शन है। अभी बूस्टर एसआईपी करता क्या है, उन्होंने क्या कर रखे हैं, अंडरलाइन कोई मैट्रिक्स ले रखे हैं, अंडरलाइन वैल्यूएशन के मैट्रिक्स ले रखे हैं। प्राइस टू अर्निंग्स हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, मार्केट कैप टू जीडीपी हो गया, यील्ड गैप हो गया, ऐसे करके 3-4 उन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं और इस पैरामीटर्स के बेसिस पे वो एक इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स निकालते हैं। अब वो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स एक अमाउंट हो गया। अब वो फैक्टर पे वो लेते हैं कि अगर इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स मान लीजिए इतना है, एक एक्स अमाउंट पे है, तो इक्विटी जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो कितना जाएगा, वो कम भी हो सकता है 10,000 से और 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस मैट्रिक्स। तो इस बेसिस पे, वो वैल्यूएशन बेसिस पे ये चीज आपके एसआईपी को फ्लक्चुएट करते हैं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम इसे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हर एक आप अपने एक बैंक को मैंडेट दिए हैं कि भाई हर महीने आप इस म्यूचुअल फंड की स्कीम को इतना रुपया दे दें। अब अगर आपको 10,000 से उसको एक महीने में 8,000, 3,000 या 12-15,000 करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अलग अलग मैंडेट देने होंगे अपने बैंक को। तो वैसा हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीज करना कि आप इतने अलग अलग मैंडेट दे के रखें। तो इसमें होता क्या है, आईसीआईसीआई क्या करता है, वो आपसे आपके अकाउंट में से डेबिट तो एक फिक्स्ड अमाउंट 10,000 ही करेगा, लेकिन वो हो सकता है आपके डेट फंड में इन्वेस्ट करता है, पहले लिक्विड फंड, जैसे आपको 3-4 ऑप्शंस देंगे, तो ये पैसा आपके बैंक से डेबिट होके एक डेट स्कीम में चला जाता है। अब वहां से वो एसटीपी करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करते हैं इक्विटी स्कीम में, और ये जो ट्रांसफर है ये उनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर ये फंड हाउस अपने लेवल पे अपना मैट्रिक्स लगा के, ये 10,000 करना है ये महीने में, कि 5,000 करना है, कि 15,000 करना है, ये वो मैट्रिक्स के बेसिस पे एसटीपी करते हैं कि अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइन वैल्यूएशन। सो एसेंशियली स्पीकिंग ये एक एसटीपी अरेंजमेंट होता है, और उसका फर्क ये है, जहां पहले केस में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दूसरे केस में ये अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग ऑन सर्टेन पैरामीटर। तो यही एक सिंपल एक डिफरेंशिएशन है। वैल्यू एसआईपी अलग अलग टाइप की होती है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एक दूसरा होता है कि इस महीने आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, अगले महीने आप 10,000 और करेंगे तो टोटल 20,000 होना चाहिए, लेकिन आपका पहला 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ मान लीजिए 12,000 हो गया, तो अगले महीने सिर्फ 8,000 ही लेंगे, तो टोटल 20,000 करना है। अगर ये 8,000 हो जाता तो अगले महीने 12,000 इन्वेस्ट होता। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी है, बट ये मोर और लेस मैं कहूंगा कि एसटीपी स्ट्रैटेजी है रादर देन एसआईपी, क्योंकि बैंक मैंडेट इन्वॉल्व है और अब इतनी सारी अलग अलग अमाउंट के बैंक मैंडेट्स दे नहीं सकते, तो इसी के लिए ये एसटीपी स्कीम है एसेंशियली। अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी आप मुझसे पूछेंगे, कन्वेंशनल स्टाइल एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी का जाता रहे, so that is simpler to operate from a taxation point of view। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उस पे आप रहें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि इंडस्ट्री का काम है अलग अलग चीजें लेके आना, नई नई चीजें इन्वेंट करना। फॉर सम इन्वेस्टर किसी को तो वो पसंद आएगा, जिसके काम आएगा, लेकिन आपके और मेरे लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ज्यादा न्यूसेंस या कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते हैं, सिंपल एक अमाउंट फिक्स करिए और वही आपकी एसआईपी के रूप में आपके जो टारगेटेड स्कीम है उसी में जाने दीजिए। पंड्या साहब कोई सवाल पूछना है आपने हर्ष को? हाँ, नहीं वो तो आ गया, लेकिन दूसरा ये है कि वो सेक्टर फंड है थीमेटिक, तो क्या बैंकिंग सेक्टर में से निकलना, रिडीम करने का ये सही वक्त है? हर्ष? वेल पंड्या जी, कोई भी थीमेटिक या सेक्टर फंड के ऊपर ये जरूरी है कि आप उस सेक्टर को पूरी तरह ट्रैक करें। वाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हम उस इंडस्ट्री में मान लीजिए काम करते हैं, लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि हम उसके सारे न्यूआंसेस को समझें। मैं ये बैंकिंग और सेक्टर जो थीमेटिक या सेक्टर फंड है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को डीपली माइन्यूटली ट्रैक नहीं करता, लेकिन आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज हियर टू स्टे। मतलब ये चीज एक मेन डोमेन हो गया। अगर कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ होना है तो सारी चीज आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से ही रूट होती है। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले लीजिए, पर्सनल लेवल पे ले लीजिए, अगर कंजम्पशन थियरी है तो ऑब्वियसली बैंक्स एंड एनबीएफसी सब आ जाती हैं इसके अंदर। मैं पर्टिकुलरली पॉजिटिव हूँ इस सेक्टर के लिए, लेकिन उसका फायदा कितना स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम को मिलेगा वो मुझे पता नहीं है। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड लेता, फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ देता कि उन्हें कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई पर्टिकुलर कंपनी अच्छी लग रही तो वो अपने डाइवर्सिफाइड फंड में ऐसे भी ले लेंगे। मुझे क्यों एक स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड चाहिए? ये आपने जब इन्वेस्ट किया था क्या सोच के किया था? आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं? ये डिसीजन आइडियली आप खुद से लें तो बेटर होगा। मैं होता तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा एक्सक्लूसिवली, मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंड्या जी अपना सवाल हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब चलिए रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? हमने देखा है कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है पिछले 2 साल के अंदर, और आज की डेट में उनका AUM बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ा है और सब पारंपरिक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हर एक फंड मैनेजर जो होता है वो आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस के फेज से गुजरता है। जस्ट क्योंकि अभी वो फंड अच्छा कर रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर दे, और जब 2 साल बाद अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसमें से बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप एक अच्छे फंड मैनेजर को चूज कीजिए और उसके साथ मिनिमम 10 साल की SIP कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। अगर आप साल दर साल बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस पे करते रह जाएंगे और कंपाउंडिंग कभी किकिंग नहीं करेगी। तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को चेंज मत कीजिए। एक अच्छे फंड मैनेजर को, एक अच्छे म्यूचुअल फंड को मिनिमम 10 साल तक SIP करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का 8 बंडल मिलेगा। हर्ष? वेल कविता, मैं ये कहूंगा कि आपका जब पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो उसमें करीबन 10% आप इंटरनेशनल फंड्स भी ऐड करें और अपना पोर्टफोलियो वैसे बनाएं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, आपने जब इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा एक दूसरे देश में भी इन्वेस्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसे ग्लोबल जायंट्स हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट वेरी लार्ज कंपनीज। तो अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको इंटरनेशनल रूट से ही करना होगा, इंटरनेशनल फंड के थ्रू करना होगा। सो उसीलिए ये जरूरी है कि आप 10% अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में करें। आप ये चीज आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के जरिए ही कर सकते हैं जो इंडिया में है, जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई आपको अलग से फॉरेक्स परमिशन या RBI से कोई LRS के अंडर में ये सब नहीं आता है, तो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। इसमें आपको एक डॉलर एसेट्स, एक फॉरेन करेंसी का भी एक्सपोजर मिलता है जिसका फायदा नुकसान दोनों तरफ है। बट एनीवे, ओवरऑल स्पीकिंग 10% अपने पोर्टफोलियो का आप इंटरनेशनल फंड्स में लगाएं ताकि ये जो फायदे मैंने आपको बताए, अभी खुल भी गए हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आखिरी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं जो कि आदित्य से सवाल पूछेंगे। विष्णु मित्तल। आदित्य शायद जुड़ गए हैं विष्णु जी फोन लाइन पर मेरे साथ। जी मैम। हाँ, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। पहले तो जी मैम, मेरा नाम विष्णु मित्तल है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। मैम, मैंने पोर्टफोलियो अपना मेल वगैरह कर रखा है। इसमें मैम बेसिकली मैं एक SIP, अभी सिर्फ एक ही SIP चल रही है बेसिकली मेरी, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेविंग फंड है मैम, जो मैं पिछले 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और हर साल मैं उसमें 1000 का, मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद मंथली SIP में 1000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। Okay. तो अभी मैम मेरी 6000 की SIP चल रही है और हर साल के बाद वो 7000 में कन्वर्ट हो जाएगी, 8000 में कन्वर्ट हो जाएगी। Okay. इसके अलावा मैम मेरे NPS में 50,000 का इन्वेस्टमेंट है पिछले साल से, और सुकन्या समृद्धि है मेरी डॉटर के लिए, उसमें मैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एनुअली। उसके अलावा मैम मेरी LIC की कुछ पॉलिसीज चल रही है जो मैंने डिटेल्स शेयर कर रखी हैं। जी। मेरे मैम कुछ टारगेट्स मैंने प्लान कर रखे हैं। जैसे मेरी डॉटर है मैम, एक डॉटर है 6 साल की,
तो 12 साल के लिए मुझे अराउंड 60 लाख की रिक्वायरमेंट होगी फॉर हर एजुकेशन, और नेक्स्ट 5 इयर्स यानी कि 17 इयर्स के अराउंड मुझे 50 लाख और चाहिए होंगे फॉर हर मैरिज, एंड 20 इयर्स के बाद मेरी रिटायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे 2 करोड़ के अराउंड मेरा प्लान है। तो इन्फ्लेशन मैम मैंने इसमें काउंट नहीं किया है, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आपका सवाल मैं समझ गई हूँ, मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है विष्णु जी, लेकिन ये 3 पॉलिसीज कौन सी है और तीनों का मिलाकर सम एश्योर्ड 16 लाख का है? हाँ जी मैम, जी मैम। चलिए ठीक है, आदित्य बताएं। पहले तो मैम जो SIP कर रहे हैं NPS और सुकन्या समृद्धि मिला के, तो इन्वेस्टर के पास तकरीबन 58 लाख ही होंगे अगले 12 साल के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, उनके गोल्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से उनको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे की एजुकेशन है वो नॉन नेगोशिएबल गोल है, वो बच्चे की शादी में खर्चा कम करके वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर शादी और रिटायरमेंट ऐसे गोल्स हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा अपने गोल के। दूसरी बात, SIP को प्लीज बढ़ाइए और टाइम होराइजन को भी प्लीज बढ़ाइए, क्योंकि आपके गोल्स बिल्कुल भी रीच नहीं कर पाएंगे आप। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी बात, जैसे कविता मैम ने राइटली कहा, सम गारंटीड सुन के प्लीज LIC की पॉलिसीज को मत खरीदिए। आपकी LIC की पॉलिसी को बिल्कुल इवैल्यूएट कीजिए, अगर सरेंडर करने का ऑप्शन है तो प्लीज उनको सरेंडर कीजिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लॉस भी हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा। मेरे हिसाब से अभी मैं आपको 2 SIPs रेकमेंड कर रहा हूँ, पराग एक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI निफ्टी इंडेक्स 50 फंड। इन दोनों में आप जितने की भी SIP कर सकते हैं प्लीज करिए इसमें, क्योंकि अभी आपके गोल से बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है जो कि आपकी SIP की तरफ जा रही है। और अगर आप LIC की पॉलिसीज को ड्रीम करके वापस ला सकते हैं, तो जो भी पैसा वापस आता है उनको इन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, आदित्य आपका, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।